हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का द बायो एंड सिविल जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप सभी लोगों का रिवीजन का कार्य भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मॉर्निंग की क्लास में आज हम सभी लोग टाइटन बैच में इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हमने आप सभी लोगों को एक टाइम टेबल प्रोवाइड किया है और उम्मीद करते हैं उस टाइम टेबल के आधार से आप सभी लोगों की दूसरी क्लास इकोलॉजी की है। इकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है जूलॉजी और बॉटनी दोनों सेक्शन का, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने एडमिशन के बाद अपना टाइम टेबल भी अच्छी तरीके से देख लिया होगा और टाइम टेबल के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग नोट कर लिए होंगे कि आपकी क्लास जो है 10 बजे टैक्सोनॉमी की होगी, 11:15 पर इकोलॉजी की क्लास है। आने वाले इवनिंग में हम सभी लोग कॉर्डेटा की क्लास करेंगे 5:15 पर, और 6:30 बजे हम सभी लोग एनवायरमेंटल बायोलॉजी के नाम से क्लास करेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनवायरमेंटल बॉटनी के नाम से मेंशन है, लेकिन हम सभी लोग क्या करेंगे, जूलॉजी और बॉटनी दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एनवायरमेंटल बायोलॉजी को नोट कराया है। तो हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं इकोलॉजी की क्लास में। आप सभी को टाइम टेबल मिल गया होगा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इससे पहले टैक्सोनॉमी की क्लास को कंप्लीट किया। टैक्सोनॉमी के बारे में आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को नोट किया। सिलेबस के बाद आप सभी को किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में नोट किया, और आज आपने आगाज किया अपनी पढ़ाई का टाइटन बैच के साथ वो कोटेशन से जो हमने नोट किया था। इसी एनर्जी के साथ आप सभी लोग उम्मीद करते हैं अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। हमने कहा था 4 कॉपीज बनाइएगा, एक कॉपी टैक्सोनॉमी के लिए, एक कॉपी इकोलॉजी के लिए, एक कॉपी कार्डेट के लिए और एक कॉपी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के लिए। ये आप नोट करेंगे और चारों कॉपी के सिस्टम से आप वर्क करेंगे बेहतरीन तरीके से। जो चीज बॉक्स में लिखवाएंगे वो बॉक्स में लिखेंगे, जो चीज को सिनॉप्सिस बनवाएंगे वो सिनॉप्सिस में लिखेंगे। सारी चीजें मतलब अपनी कॉपी में बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अंडरलाइन और कलर चेंज करते हुए आगे बढ़ना है। आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। एक अच्छा टॉपिक है इकोलॉजी, जहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो हम आपसे बात करेंगे इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी हमारे सिलेबस में सबसे पहले हमें अपने आप को फोकस करना होता है कि हम अपने सिलेबस की ओर मूव करें। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं, सिलेबस की ओर मूव करते हैं, तो इकोलॉजी में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है जी, क्या दिया हुआ है, हमें इसमें पढ़ना है कंपोनेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सिलेबस में आप नोट करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या नोट करेंगे? कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। यहां पर हम सभी लोग नोट करेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। जी, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी लोग 2 इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बायोटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और एबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस में मेंशन है, एलटी के सिलेबस में ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड मेजर इकोसिस्टम एंड मेजर इकोसिस्टम। ये आपके सिलेबस में नोट है। मतलब इन्होंने सब कुछ एक लाइन में लिख दिया है। इन्होंने सब कुछ एक लाइन में लिख दिया है कि कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड मेजर इकोसिस्टम के बारे में लिख दिया है। दूसरा लिखा है जी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। दूसरा क्या लिखा है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में लिखा है। दूसरा लिखा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में लिखा है। दूसरा लिखा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। मतलब इन्होंने आपसे कह दिया है कि आप क्या क्या पढ़ें, आप इकोलॉजी भी पढ़ें, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन भी पढ़ें, इन्वायरमेंटल इश्यू भी पढ़ें, पॉपुलेशन भी पढ़ें, पॉल्यूशन भी पढ़ें, और जो है आप क्या पढ़ें, और आप जो है इकोसिस्टम भी पढ़ें। मतलब इतनी लाइन में इन्होंने ये सारी बातें लिख दी। अब आपके मन में सवाल अगर आए कि सर इसके लिए कोई बुक बता दीजिए, हाँ भाई, पीडी शर्मा की बुक आती है, और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को फोकस होना चाहिए कि हमें, अगर आप में से कोई बुक खरीदना चाहता है तो पीडी शर्मा जी की बुक खरीद लीजिए, बेस्ट है। पीडी शर्मा जी की बुक खरीद लीजिए, बेस्ट है, अच्छा फील करेंगे जी, अच्छा फील करेंगे आप जो है इन्हें अगर खरीद लेते हैं तो जी। हाँ, पूजा शर्मा जी, प्रिया जी, तनाया मिश्रा जी, खुशबू यादव जी, रणधीर कुमार जी, ममता चौधरी जी, अब्दुल मुनाफ जी, मंजू कर्नवाल जी, निकेत गुप्ता जी, कविता सिंह जी, आकृति त्रिपाठी जी, पूनम यादव जी,
उम्मीद करते हैं कि संगीता मौर्य जी, गुड़िया यादव जी, दीप्ति जी, जी सभी लोग इतनी बातें नोट कर लिए होंगे। निशा कोमल जी क्लियर है, रचना श्रीवास्तव जी, पूनम जी, गुफरान जी, शालिनी जी, जी सभी लोगों को यहाँ तक की बातें उम्मीद करते हैं कि क्लियर है। जी पुष्पेंद्र मौर्य जी, नीलम जी, जी निम्मी जी, इकोलॉजी का नोट्स बायोमोलिक्यूल्स वाली में बना लें। अरे हाँ भाई बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी अंजलि शुक्ला जी, रुचि सिंह जी, जी कविता सिंह जी, आकृति त्रिपाठी जी, डन है। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। कमेंट क्यों नहीं शो कर रहा है? अरे निकेत जी शो करेगा, थोड़ा सा वर्क चल रहा है। जी प्रदीप कुमार सिंह जी, संदीप सिंह चंडेल जी, शोभा जी, सरिता मौर्य जी, इसीलिए तो एक साथ आपको मुझे खुद ही आप सभी के मैसेज नहीं दिख पाते कभी कभी। स्वीटी जी क्लियर है, आ गए, ओके। खुशबू जी, पूजा शर्मा जी, प्रीति जी, निधि जी, शोभा जी, जी जिनके नाम नहीं ले पा रहे हैं वो लोग बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे कि हम लोग को पढ़ना भी है, ठीक है। मतलब आपके कमेंट्स इतनी तेज इनरोल्ड हो रहे हैं कि अगर हम सबके नाम पढ़ने लग जाएंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। आइए देखते हैं इकोलॉजी में आप चाहें तो पीडी शर्मा जी की बुक ले लीजिए, पीडी शर्मा की बुक से आप इसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हम सभी लोग इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है उस पॉइंट पर आते हैं। जब हम उस पॉइंट पर आते हैं तो हमें सबसे पहले इकोलॉजी को इलाबोरेट करना होता है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है? इकोलॉजी को इलाबोरेट करना होता है। इकोलॉजी को इलाबोरेट करने के लिए सबसे पहले टर्म इकोलॉजी किसने दिया था? टर्म इकोलॉजी किसने दिया था? तो आप सभी लोग फट से बताएंगे सर, टर्म इकोलॉजी गिवन बाय, टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, टर्म इकोलॉजी को क्वाइंड किया था अर्नस्ट हैकेल ने। टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, क्वाइंड किया था अर्नस्ट हैकेल ने। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि अर्नस्ट हैकेल ने इसे क्वाइंड किया था, लेकिन आपको ऑप्शन में मिलता है, जी ऑप्शन में मिलता है कि टर्म दिया था रिटर ने। आपको ऑप्शन में मिलता है कि टर्म दिया था रिटर ने, नो प्रॉब्लम, एकदम याद रखिएगा। हम थोड़ा सा अंदर आपको ले जाना चाहते हैं। रिटर ने दिया था, लेकिन आप बताएंगे फर्स्ट यूज्ड इन लिटरेचर, रिटर ने फर्स्ट यूज्ड इन लिटरेचर, इन्होंने पहली बार यूज किया था इन लिटरेचर, लिटरेचर में रिटर साहब ने यूज किया था। अगर आपके सामने ऑप्शन में ये दोनों आ जाते हैं कि टर्म क्वाइंड बाय, तो आप बताएंगे टर्म को लिटरली क्वाइंड किया था। अगर एक टर्म जुड़ा रहे लिटरली किसने क्वाइंड किया था तो रिटर टिक करेंगे, और टर्म गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल ऑप्शन रहेगा, तो अर्नस्ट हैकेल सही है। अगर आपके ऑप्शन में ये जवाब रहता है अर्नस्ट हैकेल, तो आप बताएंगे सर टर्म इकोलॉजी वाज क्वाइंड बाय अर्नस्ट हैकेल 1869। कब इन्होंने क्वाइंड किया था? 1869 में टर्म क्वाइंड किया गया था, किसके द्वारा? आप बताएंगे अर्नस्ट हैकेल के द्वारा। ये साइंटिस्ट का नाम है और यह हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं? आप सभी लोग हिट मारेंगे, फादर ऑफ इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी के बारे में बात करें तो फादर ऑफ इकोलॉजी में आप बात करेंगे कि यहां पर हम सभी लोग रामदेव मिश्रा जी को जानते हैं। किसको जानते हैं? रामदेव मिश्रा। आप सभी को यह बात याद होना चाहिए कि हम किसे जानते हैं? रामदेव मिश्रा जी को जानते हैं। और मिश्रा जी की स्पेलिंग लिखिएगा MISRA, रामदेव मिश्रा को जानते हैं। किसको जानते हैं? रामदेव मिश्रा को जानते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से हम सभी लोग रामदेव मिश्रा जी को जानते हैं। और उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। इकोलॉजी को फादर ऑफ, जी फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से रामदेव मिश्रा जी को जानते हैं। एक सवाल यहां उठता है, इकोलॉजी, जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं। ये तीनों पॉइंट नोट किया कि टर्म किसने दिया था, ये वाला पॉइंट क्लियर, नो वन हैज एनी कंफ्यूजन, किसी के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टर्म किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, लेकिन लिटरली टर्म किसने दिया था? रिटर साहब ने दिया था। एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अगर हम आपसे बात करें, जी नोटेड सभी लोगों को, अगर हम आपसे बात करें कि ये इकोलॉजी है क्या, तो आप बताएंगे सर इकोलॉजी है, जी इकोलॉजी है कि अगर, जी अगर जो है इंटरैक्शन हो किसका?
अगर इंटरेक्शन हो, आप आजकल एक बहुत अच्छा नाम सुन रहे हैं सैयारा का, अगर इंटरेक्शन हो किसका, अगर इंटरेक्शन हो सैयारा का, किससे इंटरेक्शन हो, सैयारा का इंटरेक्शन अगर ये इन्वायरमेंट से हो जाए या इसका इंटरेक्शन आप बताएंगे ट्री से हो जाए, एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है जब आप इसके बारे में जानते हैं। मतलब एक अकेला इंसान अपने आप को इस तरह से प्रूफ करता है जो लोगों को लगता है नहीं किया जा सकता। मतलब आपको भी इस इंसान को देखना चाहिए, सैयारा इंसान को देखना चाहिए, और ये वो करना अचीव करता है जो लोगों के सोच से परे होता है। तो आपको इस चीज को अचीव करना है। मतलब ये आपको एक संदेश देता है कि एलटी का जो एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में आप अपने सीट को अचीव करने के लिए किस लेवल तक जा सकते हैं, किस लेवल तक मेहनत कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर आप बात करें, देखें कि ये जो है इसका इंटरेक्शन, मतलब हमारा कहने का है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है, ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन किससे है, वो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से, वो जो इनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट से है या इनका इंटरेक्शन जो सराउंडिंग से है, सराउंडिंग से इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन, कह रहे हैं कि इनका और दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन, मतलब आप कंपटीटर हो, दूसरा भी एलटी का कंपटीटर है, आपका उससे इंटरेक्शन। ये चीजें हम जब पढ़ते हैं तो इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, इसे हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है, तो आप बताएंगे इकोलॉजी इज इंटरेक्शन, ये स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन, मतलब इसमें इंटरेक्शन की बात होती है। जब हम इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म जी, तो आपसे कोई पूछे इकोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बताएंगे सर इकोलॉजी को डिफाइन करेंगे, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी इज the study of, ecology is the study of interaction जी, study of interaction, ecology is the study of interaction among organism, organism के बीच में, among organism, interaction of जी, आप बताएंगे इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन among organism and between organism, among organisms and between organisms, among organisms and between organisms and between organisms and physical environment, between organisms and their physical environments and their physical environment, most important, their physical environment जी, ecology is the study of interaction among organisms and between organisms and their physical environment जी, physical environment। तो आप बताएंगे दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन या ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, दिस इज कॉल्ड, इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं, इसे हम सभी लोग बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं इकोलॉजी। ये डेफिनेशन किसने दिया था, आप बताएंगे सर ईपी ओडम, एक साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, ईपी ओडम, ईपी आप नीचे लिख लीजिएगा, ईपी ओडम, ईपी ओडम ने इसकी डेफिनेशन दी थी जी, ईपी ओडम ने इसकी डेफिनेशन दी थी। किसने डिफाइन किया था, तो ओडम ने डिफाइन किया था। तो यहां पर आपने तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा हैकल ने क्या किया था, 1869 में हैकल ने टर्म यूज किया था। एक आपने पढ़ा कि जो है लिटरली टर्म यूज किया था रिटर ने जी। तीसरा आपने पढ़ा ईपी ओडम के बारे में, ईपी ओडम ने इसके बारे में डेफिनेशन दिया था। चौथा आपने पढ़ा कि फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से किसे जानते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। चारों वैज्ञानिक के नाम क्लियर हुए, बताने की कोशिश करिएगा, और इस डायग्राम में ये चीजें आपको क्लियर हुई कि किस तरीके से एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म और
ऑर्गेनिज्म के बीच में, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलता है। आपने फादर ऑफ इकोलॉजी में एक नाम पढ़ा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में पढ़ा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में पढ़ा। यहां से आप जानते हैं जब इकोलॉजी की शुरुआत होती है तो हमें प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में कुछ बातें जाननी होती है, क्योंकि आप एग्जाम देने जो जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन आपका एक टीचर बनने का एग्जाम है। मतलब यहां पर आप शॉर्टकट नहीं कर सकते कि बस पॉइंट पॉइंट लिखते चले जाएं, प्री का एग्जाम है ऐसा कर दें वैसा कर दें। नहीं, एग्जाम आपसे कुछ कहता नहीं है। एग्जाम कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है, देखकर अच्छा लगता है, जानकर भी अच्छा लगेगा कि मैं जो सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस सिलेबस को आप भली भांति पढ़ लिए होंगे, आप तब फॉर्म फिल कर रहे हैं। वो तो आपको सिलेबस देता है कि आप फॉर्म फिल करने से पहले हमारी कुछ डिमांड है, आप उसे फुलफिल करें। अब उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जी, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। आप में से जो लोग नहीं पढ़ेंगे वो भी एग्जाम देने जाएंगे, जो लोग डिटेल में पढ़ेंगे वो भी एग्जाम देने जाएंगे, जो लोग प्रैक्टिस करेंगे वो भी एग्जाम देने जाएंगे। मतलब एग्जाम देने तो हर कोई जाएगा, लेकिन आपने कितने अच्छे से उसको तैयार किया है वो आपके सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। आप पहले कितने अच्छे थे, आप क्लास 4th में हुआ करते थे, 5th में हुआ करते थे, आपके मैडम या सर कह देते थे कि आप इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, ये प्रोजेक्ट बना के लाएंगे। पता है, आप उस प्रोजेक्ट के लिए मम्मी पापा भाई बहन जी सबके लिए, मम्मी को पापा को सबको जी, उस प्रोजेक्ट को आप एक दिन पहले तैयार कर लेते थे। जी, उस प्रोजेक्ट को आप एक दिन पहले तैयार कर लेते थे। कुछ लोग तो 3 दिन पहले तैयार करके अपने घर में सजा के रखते थे। जो रिलेटिव्स आते थे उनसे कहते थे ये प्रोजेक्ट, वो खुद पूछते थे ये प्रोजेक्ट किसने बनाया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सोचिए आपकी 4th और 5th क्लास की जो ये बुद्धि थी, 4th 5th क्लास की जो बुद्धि थी, प्रोजेक्ट बनाने वाला, ये प्रोजेक्ट बनाने वाला जो रिश्तेदार आता था वो उस प्रोजेक्ट को देख करके ये जान जाता था कि आप बहुत मेहनत करके बनाए, बहुत अच्छा है। और जब आप प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करते थे अपने टीचर के सामने तो भी वो भी नाइस, वेरी नाइस देती थी। बस वही वाली बुद्धि की एक बार डिमांड है कि उसी प्रोजेक्ट को समझकर अगर आप सभी लोग अपने इस सिलेबस को तैयार कर लें तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए, आसानी से हो जाएगा। जिनका पढ़ने का बहुत क्यूरियोसिटी से मन करता है उसी तरीके से पढ़िएगा जितने मन से प्रोजेक्ट बनाते थे। कुछ लोग कहेंगे सर हम तो बनाते ही नहीं थे, हम तो बनवा लेते थे। बहरहाल इस बार किसी से मत बनवाइएगा ये प्रोजेक्ट, अदरवाइज उसका सिलेक्शन हो जाएगा जिससे आप प्रोजेक्ट बनवाएंगे और आपको इतनी छूट भी नहीं मिलेगी कि आप उसको लेके जाएं, उससे एग्जाम दिलवा देंगे। नौकरी की बारी आती है तो सबकी अपनी बारी याद आती है, इसलिए ये नौकरी का मसला है। इसको अगर एग्जाम को क्लियर करेंगे तो आपकी लाइफ टाइम जिंदगी बनेगी। आइए, तो वही प्रोजेक्ट की तरह मेहनत करना है। तो अब हम अगर क्लास में आपसे पूछें कि आपकी मेहनत कैसे चल रही है, उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, तो आप सभी लोग बताएंगे यस सर, उसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। आप ये बात जरूर बताएंगे, मतलब तैयारी आपके प्रोजेक्ट के फॉर्म में चलेगी। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी का जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सर इनका जन्म जो है 26 अगस्त जी, बॉर्न जी, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। अगर आपसे पूछा जाए कि बॉर्न तो आप बताएंगे 26 अगस्त 1908, 26 अगस्त 1908, अगस्त में ही हुआ था। मतलब आप अगस्त में अपना बैच शुरू कर रहे हैं और इनका जन्म 26 अगस्त जी 1908 को हुआ था, ये बात याद रखना है। 1937 ऑब्टेन्ड पीएचडी, इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री 1937 में प्राप्त की। इन 1937 ऑब्टेन्ड पीएचडी, इन्होंने पीएचडी किया, ऑब्टेन्ड पीएचडी, इन्होंने पीएचडी किया जी, ऑब्टेन्ड पीएचडी अंडर प्रोफेसर। इनका नाम कभी कभी पूछ लेता है कि किस प्रोफेसर के अंडर में, अंडर द प्रोफेसर, किस प्रोफेसर के अंडर में
इन्होंने ये पीएचडी की थी, आप बताएंगे? पियर्सॉल जी, इनको नाशपाती खाना बहुत पसंद था, इसलिए इनका नाम पड़ गया पियर्सॉल। पियर्सॉल मतलब घर में जितनी नाशपाती आती थी ये सब खा जाते थे, पियर्सॉल। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी का जन्म 26 अगस्त 1908 को हुआ था। 1937 में इन्होंने अपनी पीएचडी डिग्री ली थी और किसके अंडर में पीएचडी किया था? पियर्सॉल के अंडर में पीएचडी किया था। पियर्सॉल के अंडर में पीएचडी किया था फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके, फ्रॉम द लीड्स यूनिवर्सिटी in UK, from the Leeds University, from the Leeds University in UK जी, यूनाइटेड किंगडम के लीड्स यूनिवर्सिटी से इन्होंने जो है अपनी पीएचडी की डिग्री लिया था। ये बात आपको जानते रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेवर बी फॉरगेटेड। ही इस्टेब्लिश्ड टीचिंग, एक बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। ही इस्टेब्लिश्ड टीचिंग, याद रखिएगा, ही इस्टेब्लिश्ड टीचिंग, ही इस्टेब्लिश्ड टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी, टीचिंग एंड रिसर्च, ही इस्टेब्लिश्ड टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी। इन्होंने इकोलॉजी में टीचिंग और रिसर्च को इस्टेब्लिश किया था जी, एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी कहां पर? ऑफ वाराणसी, ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी जी, ऑफ BHU इन वाराणसी। ये पॉइंट कभी कभी पूछ लिया जाता है जी, और आपको याद रखना है। वाराणसी में इन्होंने टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी इस्टेब्लिश किया था और बॉटनी ऑफ डिपार्टमेंट में इन्होंने टीचिंग और जो है रिसर्च के बारे में BHU के यूनिवर्सिटी में, BHU यूनिवर्सिटी जो है वाराणसी में इन्होंने टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी की शुरुआत की थी। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी को इस्टेब्लिश किया था? तो आप बताएंगे ये आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ही थे। जब ये इस्टेब्लिश किए थे तो उस समय ये काफी जो है चर्चित नाम में आ गए थे और इंडियन इकोलॉजिस्ट के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया के नाम से जानते हैं। तो जहां पर आपने नोट किया था फादर ऑफ इकोलॉजी, वहां पर फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कर लीजिएगा। जहां पर आपने नोट किया था फादर ऑफ इकोलॉजी, यहां पर आप कर लीजिएगा फादर ऑफ इकोलॉजी इन, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, रामदेव मिश्रा जी को जानता है। तो यहां पर रामदेव मिश्रा जी से तीन पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इनका जन्म कब हुआ था, इन्होंने पीएचडी कहां से की थी और इन्होंने टीचिंग एंड रिसर्च इन इकोलॉजी में को एस्टैब्लिश कहां किया था। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये तीनों पॉइंट क्लियर। चौथा पॉइंट, फार्मुलेटेड द फर्स्ट पीजी कोर्स, इन्होंने पहला पीजी कोर्स शुरू किया था। फार्मुलेटेड द फर्स्ट पीजी कोर्स, इन्होंने पहला पीजी कोर्स शुरू किया था जी, पीजी कोर्स, पीजी कोर्स, इन्होंने पहला पीजी कोर्स शुरू किया था। फार्मुलेटेड द फर्स्ट पीजी कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया, भारत में इकोलॉजी के क्षेत्र में, इन इकोलॉजी इन इंडिया, भारत में इकोलॉजी के क्षेत्र में जी, इन इकोलॉजी इन इंडिया, भारत में इकोलॉजी के क्षेत्र में जी, भारत में इकोलॉजी के क्षेत्र में पहली बार जी पीजी कोर्स को शुरू किया था। पहली बार पीजी कोर्स को शुरू किया था। किसने शुरू किया था आप बताएंगे सर? ये शुरू किया था आपके प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में ये बातें आपके हिट में रहेंगी, तो आप इन्हें आसानी से समझ पाएंगे कि एग्जामिनेशन में अगर कोई क्वेश्चन ऐसे बनता है तो वो आपसे दूर नहीं जाएगा, क्योंकि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो अपने मन में एक ख्याल रख के कर रहे होंगे कि अगर आपकी 214 सीट है तो कोई ना कोई होगा ना जो 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पर आएगा, कोई ना कोई होगा ना। तो वो कौन होगा? क्या आप वो नहीं हो सकते? अगर आप अपने प्रोजेक्ट की तरह ही काम कर दें तो वो आप हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये अननोन है,
इसको नोन बनाना है, मतलब फोटो यहाँ पर खाली है, यहाँ पर फोटो किसकी लगनी है वो आपके ऊपर डिसीजन है जी, वो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप यहाँ पर फोटो किसकी लगवाते हैं। ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को फेलोशिप मिली थी। ही वॉज ऑनर्ड विद द फेलोशिप, इन्हें फेलोशिप भी मिली थी जी। तो अगला पॉइंट कर लीजिएगा जी, ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप, ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप, इन्हें सम्मानित किया गया था विद फेलोशिप, फेलोशिप के साथ जी, इन्हें फेलोशिप मिली थी, बस इतनी बात याद रखना है हिंदी में, इन्हें फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी कौन सम्मानित किया था, फेलोशिप ऑफ, फेलोशिप ऑफ, इन्हें फेलोशिप मिली थी कहां की, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी, इन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकादमी से फेलोशिप प्राप्त हुई थी। वर्ल्ड अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, और कहां से, वर्ल्ड अकादमी ऑफ, वर्ल्ड अकादमी ऑफ जी, वर्ल्ड अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, आर्ट्स एंड साइंस। अगर हम बता दें कि इनका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको ये होमवर्क है कि आप खुद ही सर्च करेंगे अपनी किताबों से जी, किताब का नाम भी हमने बता दिया है, तो उम्मीद करते हैं अगर रहेगी तो उससे, नहीं तो गूगल से इंडियन नेशनल साइंस अकादमी कहाँ है ये आप सर्च करेंगे, इंडियन नेशनल साइंस अकादमी कहाँ है उसे सर्च करेंगे, वर्ल्ड अकादमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस का मुख्यालय कहाँ है हम बताएंगे, आप तुरंत भूल जाएंगे। तो कल की क्लास में हम आपसे पूछेंगे कि आपने इसको सर्च किया, इस पर काम किया। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड, और इन्हें प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड भी दिया गया था, प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड, इन्हें प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड भी दिया गया था, प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड जी। आप बताएंगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को प्रेस्टिजियस संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी दिया गया है, इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जी। अगर एग्जामिनर जो है पीडी शर्मा बुक को पढ़ते हुए क्वेश्चन बना देगा, अगर एग्जामिनर पीडी शर्मा जी को पढ़ते हुए क्वेश्चन बना देगा तो मे बी आस्क फ्रॉम दिस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको प्रेस्टिजियस अवार्ड संजय गांधी अवार्ड, प्रेस्टिजियस अवार्ड संजय गांधी इन्वायरमेंट, इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तब बन सकता है जब पेपर को बहुत मन से बनाया जाएगा, वैसे पेपर मन से बनेगा, अगर केवल ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यूज उठा करके क्वेश्चन बनेगा तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्मली वही आएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर पीडी शर्मा को फॉलो किया गया तो क्वेश्चन कुछ इस लेवल पर चलेंगे, क्वेश्चन कुछ इस लेवल पर चलेंगे, और हम आपको हर लेवल पर रेडी करने के लिए तैयार हैं। और उम्मीद करते हैं जब हम हर मौके पर रेडी होने को तैयार हैं तो क्वेश्चन बनेगा कहां से, बस एक काम करना है, आपको रिवीजन करना है। हमने इसको बॉक्स में डाला है, तीनों को बॉक्स में डाल दीजिए आप भी, हमने इसको बॉक्स में, जैसे जैसे हम बॉक्स में डालते जाते हैं हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन, आप भी इसी तरीके से अपना नोट्स बनाएंगे, क्योंकि जब एग्जाम देकर लौट के आएंगे ना आपको लगेगा ओ माय गॉड सारे बॉक्स वाले ही क्वेश्चन आए हैं जी। तो फिर आप हमसे कहेंगे सर अब बॉक्स वाला कोई बैच लॉन्च कर दीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, जब हम खूब सारा पढ़ लेते हैं ना तो बॉक्स तब समझ में आता है, अगर केवल बॉक्स बॉक्स आपके सामने समझ में आ जाएगा ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जी। डन, सभी लोगों ने नोट कर लिया, एक बार बताने की कोशिश करिएगा जी, एक बार बताने की कोशिश करिएगा। नोटेड, निधि जी जी, आरती गौतम जी डन, स्वीटी जी, पूजा जी डन, प्रिया जी डन, महिमा यादव जी, नेहा जी जी, पंकज गंगवार जी, अंजलि वर्मा जी जी, सरिता मौर्य जी, अंकिता मौर्य जी डन, संदीप सिंह जी जी, स्वीटी जी, निकेत जी, खुशबू यादव जी, प्रिया जी डन। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की बातें आप सभी लोगों की तरीके से क्लियर।
नीलम जी कर लिया नोट? नेहा जी बिल्कुल सही। रुचि सिंह जी डन है? अंजलि शुक्ला जी, जी पुष्पेंद्र मौर्य जी। और सबसे अच्छी बात है, एक बात बता दें आप लोगों को, आप लोग पूरा फोकस करिए कि प्री में पहले आपका सिलेक्शन हो जाए। मेंस का भूत थोड़ा सा निकाल दीजिए, क्योंकि जो आप सुनते हैं ना कि जो है जिसमें मेंस होता है उसका प्री की तैयारी के साथ मेंस की तैयारी की जाती है। हाँ, प्री के साथ मेंस की तैयारी की जाती है। कब? जब 3 साल बाद एग्जाम देना होता है तब। 3 साल बाद, जब आपको 3 साल बाद एग्जाम देना हो तब आप प्री मेंस को साथ में तैयार करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं मेंस पर। क्यों? क्योंकि मेंस जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं, चाहे वो आईएएस की करें या पीसीएस की करें, जिनके पास 3 साल का समय होता है, जिनको वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जाते हैं सिविल की तैयारी करते हैं, तो वो प्री मेंस एक साथ करने की कोशिश करते हैं। जब कोचिंग वो करते हैं तो प्री मेंस एक साथ करते हैं, लेकिन अपने आप से बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते। कोचिंग ही कोचिंग में टाइम चला जाता है। तो वो प्री मेंस जब पढ़ लेते हैं कोचिंग में, 8-10 महीने में जब उनका कोर्स खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद फिर वो आ जाते हैं, 1 साल बीत गया, अब वो फिर आ जाते हैं प्री पर। फिर 1 साल पूरा प्री पढ़ेंगे, बीच-बीच में टाइम टेबल बनाए रहेंगे कि मेंस भी पढ़ रहे हैं। बस टाइम टेबल बना रहेगा, कुछ-कुछ कभी-कभी जो है सौभाग्यवश पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब 2 साल कंप्लीट हो जाता है, तब फिर वो जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, चीजों को ज्वाइन करते हैं, प्री और मेंस दोनों की। फिर वो 3 साल में जब उनका 2.5 साल बीत जाता है, तो पूरा 6 महीने वो आ जाते हैं जिस साल उनको एग्जाम देना होता है। 6 महीने ओनली प्री, केवल प्री पढ़ते हैं। और आपके पास तो 3 महीना है। तो मुझे लगता है कि 3 महीना आपको फोकस कर देना चाहिए, किस पर? प्री पर। कि आप जब एग्जाम दे करके आए, एग्जाम दे करके आए, जब लौट कर आए, तो जब आंसर की आए, तो आंसर की में आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए 116, सही होने चाहिए 120, 150 में 116 या 120 दोनों मिलाकर के इतने क्वेश्चन होने चाहिए। अगर इतने क्वेश्चन हो जाएंगे तो उसी दिन शाम को आप मैसेज करिएगा, सर मेंस शुरू कर दीजिए। आप आंसर की देखने के तुरंत बाद हम मेंस की क्लासेस शुरू कर देंगे। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, लेकिन अभी पूरा फोकस करेंगे किस पर? पूरा फोकस करिए कि भैया आंसर की आपको रुलाए ना। कहीं ऐसा ना हो कि आंसर की आने के बाद आपके पास पता चला मेरा तो प्री क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, फिर जब तक रिजल्ट ना आए आप जो है डाउट में चलते रहें, पता नहीं मेरा प्री होगा कि नहीं, प्री होगा कि नहीं। जब इतने क्वेश्चन सही रहेंगे तो आप मुझसे ज्यादा जानकार हैं सोशल मीडिया पर, आप न जाने कहां कहां देखेंगे कि मेरिट कितनी जा रही है। मेरिट वाले बताएंगे कि जिनकी मेरिट जो है 110 के ऊपर है वो प्री क्वालिफाई करेंगे। उनको खुद नहीं पता है। कुछ चीजें आप तक जो आपने यूट्यूब पर सुना, देखा, कोई चीज एक भी 100% सही आई? कोई चीज सही नहीं आई, बस केवल आपका टाइम किल हुआ। लोक सेवा आयोग है जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद है, जिसे शिक्षा सेवा चयन आयोग कहते हैं। ये लोग अपनी शर्तों पर एग्जाम कराते हैं, बस आप उनकी शर्तों पर खरे उतरिए, आपको नौकरी लग जाएगी। केवल उनकी शर्तों पर खरे उतरिए, बस आपकी नौकरी लग जाएगी। और नौकरी लगने के लिए आपको उनकी शर्तों पर चलना है, अपनी शर्तों पर नहीं। जब आप भी बन जाइएगा, कभी जो है इस लेवल पर पहुंच जाइएगा, अध्यक्ष बन जाइएगा, फिर आप सोचिएगा, बहुत अच्छा सोचेंगे। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। इसलिए मेंस का कोई चर्चा अभी ना करिए, प्री को क्वालिफाई करिए, अदरवाइज प्री खराब हो जाएगा ना तो मेंस की तैयारी करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। तो पहले फोकस करते हैं प्री को कि उसको खराब नहीं होने देते हैं, और जब वो सही होगा तो आप जितना टाइम मिलेगा उतने दिन में आप सभी लोग खूब अच्छा मेंस कर लेंगे जी। कुछ प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगा। देखिए रुचि सिंह जी ने तो तुरंत बता दिया, सर इंडियन नेशनल साइंस अकादमी न्यू दिल्ली में है जी, बहुत अच्छी जी। और जो है कैलिफोर्निया में इन्होंने बता दिया कि आप सभी को ये भी जानना है, वर्ल्ड जी कैलिफोर्निया में आपको सभी को बताना है वर्ल्ड अकादमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। निधि जी का मतलब जो है रुचि जी का आंसर आ गया, बहुत अच्छी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ऐसे ही एनर्जी चाहिए जी, गुड। आइए चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम सभी लोग बात करते हैं
ड्यू टू हिज एफर्ट, उनके एफर्ट से, प्रोफेसर रामदेव जी मिश्रा के एफर्ट से, ड्यू टू हिज एफर्ट्स, उनके एफर्ट से, उनके एफर्ट के द्वारा, जो उनका एफर्ट था, उनके एफर्ट के द्वारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया नेशनल कमेटी NCEPC, इस्टेब्लिश NCEPC, इसने NCEPC इस्टेब्लिश किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश NCEPC, नेशनल कमेटी फॉर, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकता है जी। इन 1972, 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने NCEPC को इस्टेब्लिश किया। NCEPC क्या है? नेशनल कमेटी जी, नेशनल कमेटी जी, नेशनल कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग, फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग, फॉर एनवायरमेंटल जी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन जी। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह बात क्लियर होना चाहिए, NCEPC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसे हम सभी लोग नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कमीशन के नाम से जानते हैं। हिंदी वाले जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही हो कि सब इंग्लिश में लिखा जा रहा है, ट्रस्ट मी, केवल 4 दिन लगेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सब कुछ हिंदी में बोला जा रहा है। बस आपको अपने माइंड को सेटअप करके रखना है। तो ये बात याद रख सकते हैं कि प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ने NCEPC को किया था, इस्टेब्लिश किया था। आपसे क्वेश्चन बन सकता है भाई एग्जाम में, क्या बन सकता है कि जो NCEPC है इस कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1972 में। किसने इस्टेब्लिश किया था? क्या इसका फुल फॉर्म होता है? तो यहां से तो सवाल बन सकते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, यहां से सवाल बन सकते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, विच इज लेटर ईयर, इट बिकम्स, बाद में ये चेंज हो गया जी, विच इज इन लेटर ईयर, विच इज इन लेटर ईयर, बाद के वर्षों में, विच इज इन लेटर ईयर, बाद वर्षों में जी, लेटर ईयर्स, बाद के वर्षों में, विच इज लेटर ईयर्स, बिकम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, बिकम, इट बिकम्स, ये हो गया, इट बिकम्स मिनिस्ट्री ऑफ, इसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। आप सोचेंगे आमिर सर ये मैटर कहां से हम लोग को करा दिए? अरे भाई NCERT को भी फोकस करते हैं जी, और दूसरी बुक को भी फोकस करते हुए आपको सारा काम कराते हैं, क्योंकि यहाँ आपके लाइफ का सवाल है, आपके एग्जाम का सवाल है। 1984 1984 में इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट हो गया, MEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट, MEF, इसे हम सभी लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। और आशा करते हैं ये पॉइंट सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इसे हम सभी लोग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी ने, जिसे 1972 में एस्टेब्लिश किया था, किस नाम से? NCEPC के नाम से एस्टेब्लिश किया था। तो ये बातें थी प्रोफेसर रामदेव जी मिश्रा के बारे में, और उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। अब हम सभी लोग चलते हैं इकोलॉजी के उस सेक्शन से जहां से हमें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम सबसे पहले जब बात करते हैं इकोलॉजी, तो इकोलॉजी में आपने सीखा, इकोलॉजी में सीखा कि एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन, किसका इंटरैक्शन? एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन, एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन जो ऑर्गेनिज्म से होता है, एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन जो ऑर्गेनिज्म से होता है, उसे हम सभी लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसे हम सभी लोग किसके नाम से जानते हैं? उसे हम सभी लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। माना कि एनवायरनमेंट में ये लोग हैं, एनवायरनमेंट में ये लोग हैं, इन्हें हम सभी लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं?
ऑर्गेनिज्म। और ये सब कहाँ है? ये इन्वायरमेंट में है। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन को इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसी इंटरेक्शन को इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं? इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी में हमको कॉन्सेप्ट सीखना है। किसका? आप सीखेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमें सबसे पहला पॉइंट सीखना है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या आप कह सकते हैं लेवल ऑफ बायोलॉजिकल। जी, हमें सीखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक हेडिंग करिएगा जी, लेवल ऑफ या बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किस तरीके से बायोलॉजिकल लेवल पर, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी लोग इसमें बात करेंगे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? हम सभी लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि हम सभी लोग इस टॉपिक में समझेंगे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब हम आपसे बात करते हैं बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने कहा सर ये ऑर्गेनिज्म है। ऐसे हो सकते हैं, इसके चाचा चाची हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, फूफा फूफी हो सकती हैं, मौसी मौसा हो सकते हैं, इसके न जाने कौन कौन रिलेटिव रिश्तेदार हो सकते हैं। जब ये अकेले हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जब ये साथ में इनके सब लोग आ जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। ये सभी लोग साथ साथ हैं, दैट इज पॉपुलेशन। मतलब जो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी शुरुआत किससे होती है? उसकी शुरुआत होती है ऑर्गेनिज्म से। किससे होती है? ऑर्गेनिज्म से। तो हम सभी लोग इसमें लेबल देखेंगे, और जब हम लेबल की बात करते हैं, तो इसमें हम सभी लोग 7 लेबल की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, पॉपुलेशन की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, जी लैंडस्केप की बात करते हैं, बायोम की बात करते हैं, बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर, इसमें हम 7 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एनवायरमेंट में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो 7 लेवल पर है। कितने लेवल पर है? 7 लेवल पर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये 7 लेवल पर चलता है। पहला लेवल, पहले को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, दूसरे को पॉपुलेशन, तीसरे को कम्युनिटी, चौथे को इकोसिस्टम, पांचवें को लैंडस्केप, छठे को बायोम, और सातवें को बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक बार अपने दिमाग में पुश मारिए, तो आपके पास आएगा OPCELS, OPCELS। कोई जरूरत नहीं है ऐसे याद करने की, आपको याद रहेगा ऑर्गेनिज्म, फिर उसके चाचा चाची, नाना नानी, जी फूफा फूफी, दादा दादी, ये सबको जब ऐड कर लेंगे, दैट इज ऑर्गेनिज्म। जब इसके सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, जी जब सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, दैट इज पॉपुलेशन। जी, और ये सारे कई पॉपुलेशन के लोग मिलकर के बनाएंगे कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनेगा इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से बनेगा लैंडस्केप, लैंडस्केप से क्या होगा आप बताएंगे? बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। हमें इन सारे के बारे में सीखना है। आपके दिमाग में एक छोटी सी बात गई? बायोलॉजिकल लेवल पर जो हम इनका सीखेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपके दिमाग में एक छोटी सी बात गई, बिना देखे बताइए कि आपके दिमाग में बात गई कि इसमें हम पहले बात करेंगे ऑर्गेनिज्म के बारे में, फिर पॉपुलेशन के, फिर इकोसिस्टम के, फिर हम बात करेंगे जी सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के, फिर हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन के, फिर बात करेंगे कम्युनिटी के, फिर हम सभी लोग बात करेंगे इकोसिस्टम के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेजर 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, 4 लेवल कौन से हैं? क्रम याद होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। याद रहेगा? पक्का? डन है। आइए चलते हैं, एक एक को समझाते हैं, एक एक के बारे में आपको बताते हैं, एक एक को समझाते हैं और एक एक के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने हेडिंग किया है, सभी लोगों ने किया है। 2-3 पेन यूज कर रहे हैं ना, हेडिंग वेडिंग के लिए पेन चेंज कर लिया करिए जी, अपनी चीजों को बेहतर बनाइए। सबसे पहला लेवल अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म, आप चाहें तो अपनी कॉपी में साइड में ऐसे लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी के साइड में ऐसे लिख लीजिएगा ऑर्गेनिज्म जी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम जी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप जी, बायोम, बायोम ये लैंडस्केप है, अभी आप सीख जाएंगे,
कोई जल्दी नहीं। ये बायोम, उसके बाद बायोस्फीयर, ये 7 लेवल है और 4 इंपॉर्टेंट है OPCE। 4, कभी कभी पूछता है इसमें 4 लेवल कौन से हैं, तो 4 लेवल में ये चारों आते हैं। OPCE, ओपी बोले तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम। तो ऑर्गेनिज्म, जैसे ही ऑर्गेनिज्म का नाम आता है आप सभी लोग बताते हैं कि सर ये ऑर्गेनिज्म से शुरू होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें हम सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं। इसे हम किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात करते हैं सिंगल इंडिविजुअल। इसमें हम सभी लोग सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं। जब सिंगल इंडिविजुअल की बात हो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। चाहे वो प्लांट की बात हो, चाहे वो एनिमल की बात हो, चाहे जिसकी बात हो, जिसकी भी बात होगी उसे हम लोग बोलेंगे सिंगल इंडिविजुअल को हम सभी लोग बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि बेसिक यूनिट या यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इसे बेसिक यूनिट या यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी या यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी किसको कहते हैं, अरे भाई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहीं से होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इसे हम सभी लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है जी। इसे हम सभी लोग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसे फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सभी लोग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, अगर कभी आपसे कोई पूछे कि फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में कौन आएगा, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, बायोस्फीयर, आप सभी का आंसर आएगा इसमें कौन आएगा, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इसे हम सभी लोग फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का अध्ययन हम सभी लोग किसमें करते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का अध्ययन किसमें करते हैं, इसी में करते हैं। तो ये 5 पॉइंट इसके लिए याद रखिएगा जब बात आपसे की जाएगी पहले लेवल की, जिसे ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर, नोटेड जी। तो इकोलॉजी को कौन कौन सी यूनिट के नाम से जानते हैं, आशा करते हैं ये बात भी आप सभी लोगों की क्लियर रहनी चाहिए। इसे हम सभी लोग किस किस नाम से जानते हैं, उम्मीद करते हैं ये बात भी आप सभी लोगों की क्लियर रहनी चाहिए। इसे हम सभी लोग किस किस नाम से जानते हैं ये बात भी आप सभी लोगों की क्लियर होनी चाहिए। दूसरा आ जाइएगा, ऑर्गेनिजम्स के बाद दूसरा आपका आता है पॉपुलेशन। दूसरा आता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के नाम से आपको पता चलता है पॉपुलेशन में हम किसकी बात करते हैं जी, जब हम बात करें ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, चाचा चाची, नाना नानी जी, मामा मामी, ये सब, तो आप बताएंगे इसमें क्या होता है, इसमें आप बताएंगे पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन का मतलब होता है असेंबलीज ऑफ या ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को हम सभी लोग पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए पॉपुलेशन के बारे में, आप बताएंगे पॉपुलेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे आपसे कोई कहे ह्यूमन पॉपुलेशन में ह्यूमन की पॉपुलेशन कितनी है, तो ह्यूमन के पॉपुलेशन में किसको जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है ऑर्गेनिज्म के रिश्तेदारों को, मतलब चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, जो लोग जिंदा है, जो लोग सरवाइव कर जिंदा हैं, उन सभी को जोड़ा जाता है। तो इसमें केवल ह्यूमन को जोड़ा जाता है। इसमें आपके ह्यूमन हैं, आपके घर में कितने भैंस हैं, बकरियां हैं, ये सबको नहीं जोड़ा जाता है। आपने कितने पेड़ लगाए हैं, उनको नहीं जोड़ा जाता। तो इसमें पॉपुलेशन में उनको नहीं जोड़ा जाता। पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज को जोड़ा जाता है। कितने मैंगो ट्री हैं, उनको जोड़ा जाता है। कितने एनिमल्स हैं, उनको जोड़ा जाता है। मतलब एक ही स्पीसीज के आप बताएंगे बहुत सारे जो प्रेजेंट हैं सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को, उनको पॉपुलेशन में रखते हैं। उनको किस में रखते हैं, उनको पॉपुलेशन में रखते हैं। पॉपुलेशन के बाद बारी आती है कम्युनिटी की। किसकी बारी आती है, पॉपुलेशन के बाद बारी आती है कम्युनिटी की। तो आप सभी लोग हेडिंग करें, हेडिंग नहीं, आप सभी लोग इसके नीचे पॉइंट लिखेंगे कम्युनिटी, और कम्युनिटी में याद रखेंगे कम्युनिटी किसको कहते हैं,
हम उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर होना चाहिए। कम्युनिटी किसको कहते हैं? असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। असेंबलीज ऑफ जी, असेंबलीज ऑफ, जब आप हम असेंबलीज कर ले, असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ, असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशन के असेंबलीज को क्या कहते हैं? जी, असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन को हम सभी लोग किसके नाम से जानते हैं? हम सभी लोग कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। शोइंग इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन शो करते हैं, मतलब डिफरेंट स्पीसीज के, मतलब डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन, डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन, डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन। तो अगर डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन की बात की जाए जी, तो आप बताएंगे दिस इज कम्युनिटी। डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन में हम सभी लोग कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे आप हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, और आपने बिल्ली पाल रखी है, डॉग पाल रखा है, तो वो आपके कम्युनिटी में आएगा। आपने गमले में बहुत सारे पेड़ लगा के रखे हैं, तो ये सभी किस में आएंगे? कम्युनिटी में आएंगे। ये सभी किस में आएंगे? कम्युनिटी में आएंगे। तो कम्युनिटी में क्या होता है? असेंबलीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज के पॉपुलेशन का असेंबलीज, असेंबलीज मतलब होता है ग्रुपिंग देखने को मिलती। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है समझ आया, पॉपुलेशन क्या होता है समझ आया, कम्युनिटी क्या होती है समझ आया। उम्मीद करते हैं ये तीनों बातें आप सभी लोगों की क्लियर। एक बार बताने की कोशिश करिएगा जी, यहां तक की बातें क्लियर जी। पूजा चौहान जी बताइएगा जी, मंजू कर्नवाल जी क्लियर, निधि जी क्लियर, आरती गौतम जी क्लियर, स्वीटी जी, पूजा जी, प्रिया जी, महिमा यादव जी, नेहा सिंह जी जी, पंकज गंगवार जी, अंजलि जी, सरिता जी, शोभा जी, संदीप जी, प्रदीप जी, निकेत जी क्लियर है जी, प्रिया जी जी, शोभा जी डन है, कोमल जी क्लियर है, कोमल जी जी, नेहा सिंह जी, सोनाक्षी शर्मा जी नमस्ते, खुश रहिए, जम के पढ़िए और रिवीजन का काम अच्छे से करिए। मुनाफ जी, ममता चौधरी जी, रणधीर कुमार जी जी, सभी लोगों से उम्मीद है कि सभी लोगों को यहां तक की बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। नीलम जी, नेहा जी, रुचि जी, सभी लोगों को क्लियर जी, अंजलि जी, सभी लोगों को क्लियर, पूनम यादव जी जी, रुचि सिंह जी डन है, गुफरान जी क्लियर है जी, सोनू उर्फ शहजादी जी क्लियर हैं, गुड़िया यादव जी, रचना जी क्लियर हैं, दीप्ति जी, निशा कमल जी डन जी, चित्रलेखा जी क्लियर है भैया, गुफरान जी, दिव्या जी जी, निशा कमल जी, सभी को यहां तक की बातें उम्मीद करते हैं क्लियर। आइए चलते हैं, ये तीनों पॉइंट कम्युनिटी तक की बातें आप सभी लोगों को। आप सीधा एरो नीचे करते जाइएगा जी, अगर पेज बदल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एरो नीचे करते जाइएगा, लिखिएगा जी। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, जैसे ही इकोसिस्टम नाम आता है आपके दिमाग में एक बात चलती है फास्ट, वो है एजी टेंसले। न जाने कितना फेवरेट क्वेश्चन है जीएस के एग्जाम में, जहां पर भी जीएस आता है साइंस में एक क्वेश्चन ये वाला रहता है, और आपके सब्जेक्ट में तो आएगा ही एजी टेंसले। एजी टेंसले, टर्म, टेक्स्ट, टर्म जी, टर्म इकोसिस्टम, टर्म इकोसिस्टम, एजी टेंसले, याद रखिएगा टर्म इकोसिस्टम, एजी टेंसले। वैसे पूछा जाता है एग्जाम में टर्म इकोलॉजी, रिटर ही हमेशा ऑप्शन रहता है, और ऑप्शन रिटर रहेगा तो आप सभी लोग रिटर को ही टिक करेंगे। हो गया। सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रेगुलेटेड। इकोसिस्टम क्या होता है? ये सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ रेगुलेटेड है। यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का वाटर रेन, यहाँ पर जो है एयर, ये सब क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड और सेल्फ जी, सेल्फ रेगुलेटेड है और सेल्फ सफिशिएंट, इसे इकोसिस्टम को कहा जाता है। दीज आर सेल्फ सफिशिएंट, ये सेल्फ सफिशिएंट है जी, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रेगुलेटेड, ये सेल्फ सफिशिएंट है और सेल्फ रेगुलेटेड। सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रेगुलेटेड, सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रेगुलेटेड जी। इंटरैक्शन बिटवीन बोथ, यहां पर क्या होता है? इंटरैक्शन, इंटरैक्शन इन बोथ, इसमें दोनों में इंटरैक्शन देखने को मिलता है, बायोटिक एंड एबायोटिक। इंटरैक्शन इन बोथ यहीं पर देखने को मिलता है, बायोटिक फैक्टर्स यहीं पर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स यहीं पर होते हैं।
बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स यहीं पर देखने को मिलते हैं। बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स यहीं पर देखने को मिलते हैं। जब हम आपसे बात करते हैं बायोटिक फैक्टर्स की, तो इसमें हम किसकी बात करते हैं? इसमें हम आपसे बात करते हैं एनिमल्स की, माइक्रोब्स की, प्लांट्स की। जी, इसमें हम लोग सभी लोग किसकी बात करते हैं? इसमें हम सभी लोग बात करते हैं माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, जी, मैमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स लिख दें सब आ जाएंगे। एनिमल्स की बात करते हैं, मतलब लिविंग थिंग, एनिमल्स की बात करते हैं, आप बताएंगे प्लांट्स की बात करते हैं सर। इसमें हम सभी लोग इन सभी की बात करते हैं। दीज आर बायोटिक फैक्टर्स। हम सभी लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोटिक फैक्टर्स क्या होता है, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होता है। हम सभी लोग इनके बारे में सीखेंगे। इंटरेक्शन इन बोथ बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन आते हैं? आप बताएंगे सर टेम्परेचर आता है, एयर आता है, वाटर आता है। जी, टेम्परेचर आता है, एयर आता है, वाटर आता है। जी, टेम्परेचर आता है, एयर आता है, वाटर आता है। किसी का मन कर रहा होगा लाइट आता है। हाँ भाई, लाइट भी आता है। जी, लाइट भी आता है, हीट भी आता है। सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि इकोसिस्टम में इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है बायोटिक फैक्टर्स में और एबायोटिक फैक्टर्स में। इन दोनों में इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? इन दोनों में इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में आपको बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स में इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। और आशा करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। एक बात याद रखना है, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फंक्शनल यूनिट ऑफ, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? तो आप बताएंगे सर दिस इज, इकोसिस्टम को हम सभी लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। आपसे पूछे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कौन है, तो आप बताएंगे सर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोलॉजी आपकी आती है ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ इकोलॉजी कौन आता है? वो आता है आपका ऑर्गेनिज्म। लेकिन फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी याद रखना है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी में कौन आता है? आप बताएंगे सर ये आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। याद रहेगा जी? सभी लोगों को याद रहेगा? टेल मी फास्ट, फटाफट बताने की कोशिश करिएगा। याद रहेगा या नहीं, या भूल जाएंगे? जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात याद रखनी है कि ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी, एक आप कॉन्सेप्ट समझिए, दिस इज द सॉइल, ये सॉइल, ये क्या है? आप सॉइल देखा, दिस इज द सॉइल, ये सॉइल है। और सॉइल में आपको पता है क्या है? सॉइल में आपको सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सब प्रेजेंट है, ये सब प्रेजेंट है। इनको सबको यूज कौन करता है? इनको सबको यूज करता है प्लांट। इनको सबको यूज कौन करता है? इनको सबको यूज करता है प्लांट्स। दिस इज द प्लांट्स। प्लांट्स में क्या हुआ? प्लांट्स में मैंगो आया। ये प्लांट्स किसका था? मैंगो का। तो प्लांट में क्या आया? प्लांट में मैंगो आया, मैंगो। जब मैंगो आया तो यहां पर कौन आएगा? इस मैंगो को खाने वाला आएगा, इस मैंगो को खाने वाला आया, इसने मैंगो को खाया, खाने के बाद इसकी क्या हुई? मैंगो खाया और डाई कर गया। क्या कर गया? डाई हो गया। ये भी क्या हुआ? ये भी डाई कर गया, डाइट। ये डाइट हो गए। डाइट होने के बाद क्या करें? यहां प्रेजेंट है माइक्रोब्स। माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स कहां हैं? इन सॉइल। माइक्रोब्स सॉइल में है। और माइक्रोब्स क्या करेंगे? माइक्रोब्स इनको जी डीकंपोज कर देंगे। माइक्रोब्स क्या करेंगे? माइक्रोब्स इनको डीकंपोज कर देंगे। दीज आर माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? माइक्रोब्स इनको डीकंपोज कर देंगे। क्या कर देंगे? डीकंपोज। इनका हो जाएगा डीकंपोजिशन। आपने यहां कौन देखा? किसको देखा? जी, आप बताएंगे सर हमने यहां पर देखा सॉइल है, सॉइल में सोडियम, पोटेशियम है, फास्फोरस है। तो ये कौन हो गए? एबायोटिक। इनमें जान है? नो सर, एबायोटिक फैक्टर हो गए। एबायोटिक नॉन लिविंग, ये एबायोटिक फैक्टर हो गए जिसमें हम बात करते हैं सॉइल की, जिसमें हम लोग बात करते हैं अर्थ की, जिसमें हम लोग बात करते हैं एयर की, जिसमें हम लोग बात करते हैं वाटर की, जिसमें हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की, जिसमें हम लोग बात करते हैं लाइट की। इन सभी की बात हम किसमें करते हैं? अबायोटिक फैक्टर में करते हैं। यहाँ प्लांट है, यहाँ मैन है, इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? ये माइक्रोब्स हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम सभी लोग बायोटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं कि ये भी बात थोड़ी सी आपको क्लियर होगी।
होगी कि इसे हम सभी लोग बायोटिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। जी डन। और उम्मीद करते हैं कि यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर, सभी लोगों को क्लियर। आगे चलते हैं। आपने कहां तक समझ लिया? आपने समझ लिया व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज इकोसिस्टम। हम बात करते हैं आपसे लैंडस्केप के बारे में। चलें लैंडस्केप के बारे में हम आपसे बात करते हैं, लैंडस्केप के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं। हेडिंग करिएगा लैंडस्केप, लैंडस्केप। नेक्स्ट ऐसे एरो दिखाइएगा और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है? लैंडस्केप मतलब होता है लार्जर एरिया, बड़ा सा बड़ा एरिया जिसकी अपनी बाउंड्री होती है। लार्जर एरिया, लार्जर एरिया विद इट्स बाउंड्री, ये लार्जर एरिया होता है। लार्जर एरिया विद इट्स बाउंड्री, जिसकी अपनी बाउंड्री होती है। लार्जर एरिया विद इट्स बाउंड्री, लार्जर एरिया जिसकी अपनी बाउंड्री होती है, उसे हम सभी लोग लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। व्हाट इज लैंडस्केप? आप बताएंगे लार्जर एरिया विद इट्स बाउंड्री, लार्जर एरिया जिसका अपना बाउंड्री होता है, उसे हम सभी लोग लैंडस्केप के नाम से जानते हैं। डन जी, क्लियर रहेगा जी। उम्मीद करते हैं सभी को यह बात क्लियर होनी चाहिए। बायोम क्या होता है? लार्जर स्केल लैंडस्केप के बाद बारी आती है बायोम की। बायोम क्या होता है? जिसकी अपनी बायोम और लैंडस्केप में यही फर्क है, जिसकी अपनी बाउंड्री होती है उसे लैंडस्केप के नाम से जानते हैं, और जिसकी अपनी बाउंड्री नहीं होती उसे बायोम के नाम से जानते हैं। बायोम क्या होता है? आप बताएंगे लार्जर एरिया, आप कह सकते हैं वेरी लार्जर एरिया विद, ये वेरी लार्जर एरिया, वेरी लार्जर एरिया with its specific, with its specific and regional area, with its, with their कर लीजिए, with their specific vegetation, जिसका अपना specific vegetation होता है। मतलब ये लार्जर एरिया है लेकिन जिसका अपना स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है, एंड रीजनल एरिया, और उसका अपना रीजन फिक्स होता है, एंड रीजनल एरिया जिसका अपना क्या होता है? जिसका अपना स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है और जिसका अपना एक जो है, ये भी लैंडस्केप की तरह बड़ा एरिया है। लैंडस्केप में और इसमें क्या फर्क है? लैंडस्केप में उसकी अपनी बाउंड्री होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसका अपना स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है, रीजनल एरिया होता है। बायोम, बायोम का नाम आता है तो आपके दिमाग में कुछ बायोम के नाम आते हैं। जैसे आप सभी के मन में एक बायोम का नाम तुरंत हिट मारता है, जिसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? TRF। ये TRF क्या है? ये बायोम है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये क्या है? बायोम है। डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये क्या है? बायोम है। ये आपको याद आते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट। डिजर्ट, ये क्या है? ये बायोम के नेम हैं। सी कोस्ट, व्हाट इज दिस? आप बताएंगे सर दीज आर द नेम ऑफ बायोम। बायोम लार्जर एरिया होता है जिसका अपना स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है, जिसका अपना रीजनल एरिया होता है। इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? बायोम के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं सभी का ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज बायोम? बायोम में 4 नाम आपको याद होने चाहिए कि सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आता है TRF जी, डेसिडुअस फॉरेस्ट आता है DF, डिजर्ट आता है D, और जो है आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सी कोस्ट। दीज आर द नेम ऑफ द बायोम्स। बायोम्स और लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है? उम्मीद करते हैं एवरीवन क्लियर, हर किसी को यह बात समझ आ गई होगी। बायोम के बाद हम बायोम में आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ इनका स्पेसिफिक फीचर होता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको समझना होता है। और अगर हम थोड़ी सी आपसे बात कर लें कि बायोम की एक खास बात होती है, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अगर हम थोड़ी सी बात करें तो आप बताएंगे सर जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है TRF, एक यहां पर टेम्परेचर फिक्स होता है 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। डन है कि यहां पर टेम्परेचर 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, इसे हम सभी लोग TRF कहते हैं। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर कितना होता है? आप सभी का आंसर आएगा सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितनी डिग्री होता है? 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
आर्कटिक रीजन चले जाइए, हम आपको डायग्राम बना करके समझाएंगे कि आर्कटिक रीजन कहां पर है, डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां पर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पर है। एक बहुत ही अच्छा डायग्राम हम आपको बना करके दिखाएंगे और उस डायग्राम के माध्यम से हम सभी बायोम्स को समझेंगे। अगर हमसे कोई थोड़ी सी बात कर ले आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन का नाम आते ही आप सभी लोगों के मन में एक सवाल आता है कि आर्कटिक रीजन सर मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ये वही रीजन है जहां पर पीबी रहता है। कौन जी? पीबी रहता है। कौन रहता है? पीबी। ये आर्कटिक रीजन है सर, यहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। यहां पर आपका रहता है पीबी, पोलर बियर। कौन रहता है? पोलर बियर। सर जी पोलर बियर इसी आर्कटिक वाले रीजन में पाया जाता है। हमने कहा कि यहां पर स्पेसिफिक वेजिटेशन होता है, यहां पर इनका अपना स्पेसिफिक रीजनल होता है, रीजन होता है। तो मतलब अगर पोलर बियर की बात है तो ये आर्कटिक रीजन में पाया जाता है और आर्कटिक रीजन में आप जानते हैं सर कि यहां पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है। यहां पर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की वैरायटीज भी यहां पर देखने को मिलती है। तो जिम्नोस्पर्म की वैरायटीज पोलर बियर की वैरायटीज के साथ मैच करती हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि पोलर बियर बिलोंग्स टू आर्कटिक रीजन, हैज लेस टेम्परेचर टू सर्वाइव, व्हिच प्लांट ग्रुप कैन सर्वाइव देयर? वहां पर कौन सा प्लांट ग्रुप सर्वाइव कर सकता है? आपसे क्वेश्चन बनेगा और आप क्वेश्चन आप ही केवल सही कर पाएंगे। यही जो आप के अंदर ये जो बीच बीच में क्वालिटी डेवलप हो रही है ना, ये जो बीच बीच में क्वालिटी डेवलप हो रही है और ये बीच बीच में जो क्वालिटी डेवलप हो रही है ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो बॉक्स बनता जा रहा है ना, सभी लोग कॉपी पेन यूज कर रहे हैं अच्छे से जी? पूरे मन से नोट्स बनाइएगा, रिवीजन करिएगा। हमने पहले ही कहा है कि जितने टाइटन बैच के लोग हैं, आपको आज नहीं 10 दिन पहले हमने कॉर्डेट के नाम से एक क्लास ली थी और आपसे बताया था कि जो है आपका टारगेट जो है क्या है, आपका टारगेट सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ करके एग्जाम को क्रैक कर लेना है और जब बॉक्स बनाते जाएंगे उन बॉक्स को संभाल करके अपनी कॉपी में बनाना है। एग्जाम के टाइम सिर्फ इसी बॉक्स को रिवाइज करेंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे और बेहतर रिजल्ट देना है क्योंकि आपको अपनी जीत फिक्स करना है। तो ये याद रहेगा कि पोलर बियर के साथ कौन सर्वाइव कर सकता है, किया था जी लार्जर रीजनल एरिया। इसके लार्जर रीजनल एरिया है, लार्जर रीजनल एरिया है मतलब अलग अलग इसके एरिया हैं। किस बेस पर ये अलग अलग एरिया हैं तो आप बताएंगे सर, अगर हम इनके अलग अलग एरिया की बात करते हैं जी, इनके अलग अलग एरिया की बात करते हैं तो आप सभी लोग बाखूबी समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्जर रीजनल एरिया फाइंड क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट जी। लार्जर क्लाइमेटिक एरिया है, अगर ये लार्जर क्लाइमेटिक एरिया है, इन लार्जर रीजनल एरियाज, जितने लार्जर रीजनल एरियाज हैं जैसे बायोम, जैसे लार्जर आपसे बात की जाए कि जितने बड़े रीजनल एरियाज हैं आप वहां क्या पाते हैं, इन लार्जर रीजनल एरियाज में फाइंड क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज, फाइंड क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज। तो यहां पर हमें क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज देखने को मिलता है। फाइंड क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज, यहां पर हमें क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज देखने को मिलता है। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज, यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज देखने को मिलता है और हर रीजनल एरियाज में पजेस स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना, पजेस स्पेसिफिक फ्लोरा, इसमें स्पेसिफिक फ्लोरा होते हैं एंड फौना, इसमें स्पेसिफिक फ्लोरा और फाना पाए जाते हैं। पजेस स्पेसिफिक फ्लोरा एंड फौना, यहां पर स्पेसिफिक फ्लोरा और फौना भी पाए जाते हैं। और उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर कि जितने लार्जर एरियाज में हैं उन सभी जगहों पर हमें ये देखने को मिलता है। लास्ट और इंपॉर्टेंट हमारा आता है जिसे हम सभी लोग बायोस्फीयर कहते हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट उसे हम सभी लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। कौन सा आता है? बायोस्फीयर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को याद हो गया होगा कि अगर हम सभी लोग बायोलॉजिकल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो पहले ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर। 7 हो गए।
तो उम्मीद करते हैं सभी को याद हो गया होगा। अच्छी बात है, याद रखना है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर को आपने देखा जी, लार्जेस्ट जी, इसे हम सभी लोग लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। यही है लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। यहीं पर एटमॉस्फेयर, यहीं पर लिथोस्फीयर, यहीं पर हाइड्रोस्फीयर, यहीं पर सब डेवलप रहता है। ये है हमारा, आप कह सकते हैं दिस इज द लार्जेस्ट। ये क्या है? लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट एरिया। इसे हम सभी लोग लार्जेस्ट एरिया के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ के नाम से जानते हैं। लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ, आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ कौन है? बायोस्फीयर। वहां पर इकोसिस्टम मत टिक कर दीजिएगा। लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ, लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ के नाम से किसको जानते हैं? आप बताएंगे सर, बायोस्फीयर को जानते हैं। बायोस्फीयर इज कॉल्ड जोन ऑफ अर्थ। ऑल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल जी बायोम ऑफ अर्थ, यहां पर सभी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बायोम प्रेजेंट। ऑल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बायोम, ऑल एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बायोम आर प्रेजेंट। यहीं पर सारे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बायोम प्रेजेंट। यहीं पर सभी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बायोम प्रेजेंट है। कंसिस्ट ऑफ, ये मिलकर बना होता है, ये बनाता है बायोस्फीयर फॉर्म। बायोस्फीयर बनाता है फॉर्म, बायोस्फीयर बनाता है एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर में ही बनता है एटमॉस्फेयर। यहां पर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में, यहां पर हम बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में, यहां पर बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं, यहां बात करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, यहीं पर हम एटमॉस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में और लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। और आशा करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। डन जी। तो ये बातें थी जो इकोलॉजिस्ट में हमने शुरू की हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतने पॉइंट में से आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहां से मिलेंगे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाने के यहां से चांस है। मतलब इसी टॉपिक में कुछ हिट करने वाली चीजें होती है। जैसे हिट करने वाली चीजों में हमने सबको अंडरलाइन किया है, नोट किया है, और उम्मीद करते हैं आप भी उसे अच्छी तरीके से स्टार लगाते हुए नोट करते हुए चलेंगे। तो यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। सभी लोग अपने टाइम टेबल को याद रखेंगे और हम आपसे मिलेंगे शाम को। शाम के बैच में हम सभी लोग क्लास करेंगे। कितने बजे देख लीजिए टाइम टेबल, नेवर बी फॉरगेटेड। 5:15 पर कॉर डेटा पढ़ेंगे, और सब कुछ हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कोई भी यूट्यूब पर जो क्लास कॉर डेट की हुई थी उससे कोई मतलब नहीं। हम सभी लोग इनिशियली पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी में कॉर डेटा वाले में भी यही लिखना है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, लिखना बहुत जरूरी है। तो हम सभी लोग कॉर डेटा शाम को पढ़ेंगे, उसके बाद एनवायरमेंटल बायोलॉजी शाम को ही 6:30 बजे। तो मिलते हैं आपसे इन दोनों क्लास में शाम को। आज के लिए इतना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।